Hi students, how are you? I hope you are happy and healthy. This is Dr. Geeta Chauhan, your English educator. Dear students, we have completed chapter 5th Indigo with detailed explanation. So today we will do a question answer of small type as well as essay type, because in the term second examination we will see small question as well as long question. Small question will carry 2 marks. We have to do 5 questions for 10 marks, and there will be 2 long question for 4 marks, 2 from the chapter of Flamingo, 2 from the poem of Flamingo, and 2 from the chapters of Vistas. So let's start to question answer of chapter 5th Indigo. इंडिगो चैप्टर इज रिटन बाय लुइस फिशर. ये हम पढ़ चुके हैं बेटा. आप लोगों ने अगर नहीं देखी है वीडियोस तो आप बैक जाके देख लेना. ये वीडियोस इसकी कंप्लीट बना चुके हैं हम. अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. स्मॉल क्वेश्चन आंसर है, और ये जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं करा रही हूँ ये सारे PYQ से लिए हुए हैं. मीन्स 10 ईयर जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुए हैं उनके बिहाफ पे ये मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं. आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले इनका. दिस इज द नेक्स्ट पेज. 4-5 question. This is 6-7-8 question. There is 9 and 10 question. There is essay type question. There is essay type second question. There is 4 question which we can see in previous examination, and this is the remaining part. Okay, I will explain the question answer. This is the small question answer. First question is, why is Rajkumar Shukla described as being resolute? This is most important questions. We see this question 3-4 times in the previous year examination. राजकुमार शुक्ला जो थे वो रिजोल्यूट क्यों थे? रिजोल्यूट का मीन्स आएगा डिटरमाइंड. वो डिटरमाइंड क्यों थे? आंसर इज राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट. राजकुमार शुक्ला को एक रिजोल्यूट की तरह से डिस्क्राइब किया गया है. रिजोल्यूट मीन्स होता है डिटरमाइंड पर्सन होना. किसी चीज़ का जो डिटर्मिनेशन कर ले, किसी चीज़ का जो निश्चय कर ले, उसे पूरा जो करते हैं उन्हें बोलते हैं रिजोल्यूट. तो यहाँ पर क्या है, राजकुमार शुक्ला को डिस्क्राइब किया गया है एक रिजोल्यूट की तरह से, because he was determined to fight against the injustice done टू द पुअर शेयर क्रॉपर्स. मीन्स वो डिटरमाइंड क्यों हुए थे? क्योंकि जो पुअर शेयर क्रॉपर थे उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था उस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए वो डिटरमाइंड हो गए थे. मीन्स उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब हमें इस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा. दो इलिटरेट, हालांकि दो मीन्स होता है यद्यपि, और इलिटरेट मीन्स अनपढ़. यद्यपि वो बिल्कुल इलिटरेट था, बिल्कुल अनपढ़ था. ही वेंट टू मीट गांधी, लेकिन फिर भी वो गांधी जी से मिलने गए. इन ऑर्डर टू गेट हिज हेल्प इन सोल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ शेयर क्रॉपर ऑफ हिज एरिया. मीन्स उसके एरिया में शेयर क्रॉपर के साथ जो प्रॉब्लम थी, उनकी जो दिक्कतें थी, उनको सोल्व कराने के लिए वो गांधी जी से मिलने गए. ही डिडंट लिव गांधी, और वो गांधी जी का साथ नहीं छोड़ते हैं गांधीज साइड अनटिल गांधी एग्रीड टू हेल्प हिम. जब तक गांधी जी उसे हेल्प करने के लिए राजी नहीं हो जाते तब तक गांधी जी का वो साइड नहीं छोड़ते. मीन्स उनके साथ ही रहते हैं. इवन गांधी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनेंसिटी, और जो गांधी जी थे वो उनकी टेनेसिटी से प्रसन्न थे, खुश थे, क्योंकि वो उनको जैसे फॉलो कर रहे थे ना, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थे. इसलिए गांधी जी भी लास्टली एग्री हो जाते हैं. दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट. और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ना 3 से 4 बार आया हुआ है पेपर में, और मे भी हमें अगले भी पेपर में एग्जामिनेशन में देखने को मिले, क्योंकि 2020 में ये नहीं था. नेक्स्ट इज, वाई डिड गांधी एग्री to a settlement of 25% refund to the farmers. गांधी जी 25% के रिफंड पे एग्री क्यों हो जाते हैं? मतलब ऐसा क्या था कि गांधी जी ने 25% पे ही एक्सेप्ट कर लिया था? और ये जो क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग टाइप में भी आया हुआ है, स्मॉल में भी आया हुआ है. तो अगर लॉन्ग में आए तो इसको लॉन्ग में एक्सप्लेन कर देना, अदरवाइज स्मॉल में तो हम कर ही रहे हैं कि 25% पे जो गांधी जी थे वो एग्री क्यों हो गए थे? द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे,
finally agreed to refund 25% of the money they had deceitfully कलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन पीजेंट। मीन्स जो लैंडलॉर्ड थे, इंग्लिश लैंडलॉर्ड, वो फाइनली एग्री हो गए थे रिफंड करने के लिए 25% ऑफ द मनी, मतलब पूरे जितने भी पैसे लिए थे उन्होंने, जो कि डिसाइटफुली लिए थे। डिसीटफुली मीन्स आएगा जो धोखे से लिए थे, कलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन पीजेंट्स, मतलब इंडिया के पीजेंट से दो धोखे से जो पैसे कलेक्ट किए थे उनका 25% देने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। गांधी एग्रीड टू द ऑफर, और गांधी जी इस ऑफर को एग्री कर लेते हैं। मीन जैसे ही जो ब्रिटिश के लोग थे वो 25% देने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो गांधी जी उसे एग्री हो जाते हैं टू द ऑफर, बिकॉज इस ऑफर के प्रति वो एग्री हो जाते हैं, वो सहमत हो जाते हैं कि ठीक है हमें 25% ही दे दो। क्यों होते हैं सहमत? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉन्टेड टू एंड द डेडलॉक। सबसे पहली बात तो ये थी कि वो इस डेडलॉक को खत्म करना चाहते थे। डेडलॉक मीन्स जो कसमकस हो रही थी भी कितना देंगे और जो ये किसान है वो कितनी % लेंगे, इसकी जो दिक्कत चल रही थी, सबसे पहले तो उसने इसकी डेडलॉक को खत्म कर दिया। इस जो दिक्कत थी, ये जो कशमकश चल रही थी, उसको उन्होंने खत्म किया। सेकेंडली फॉर हिम, उनके लिए द अमाउंट रिफंडेड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, जो अमाउंट रिफंड किया गया था उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या थी? देन द पॉलिटिकल माइलेज ही गोट फ्रॉम द इंसिडेंट। मैं उन्हें जो पॉलिटिकल माइलेज मिला, जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे उन्होंने कितने दिए कितने नहीं दिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वो लोग सारे गैदर हो गए थे, सारे इकट्ठे हो गए थे इस लड़ाई में, और उन लोगों ने सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और सबसे मेन ये भी था कि जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी वो उनके सामने झुक गई थी पैसे देने के लिए। तो ये जो इंसिडेंट था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पैसे देने के बजाय। द लैंडलॉर्ड were forced to surrenders part of the money and with it, जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था एक तरह से, मीन्स अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर दिया था। फोर्स्ड टू सरेंडर, फोर्स किया गया था कि उनको सरेंडर करें पार्ट ऑफ मनी, और वो पैसे दें उन्हें, एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और ये उनकी प्रेस्टीज का भी एक तो पार्ट ये था कि भाई वो उनके सामने झुक गए थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था, और दूसरा ये था प्रेस्टीज होता है किसी का रिगार्ड करना, किसी को रिस्पेक्ट देना। तो ये उनके रिस्पेक्ट की भी बात थी। जो ब्रिटिश लोग थे कि उनके सामने इंडियंस या तो बोलते ही नहीं थे, और अब वो इतना ज़्यादा हक जता रहे थे अपनी उस शेयर क्रॉपिंग के लिए, वो इतने ज़्यादा उनके साथ फाइट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट हो रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट की भी बात थी कि उन्होंने अगर 25% पे एग्री किया है तो हम लोगों को भी वहाँ पर एग्री हो जाना चाहिए, ये उनकी रिस्पेक्ट की बात थी, इसलिए वो 25% पे एग्री हो जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट थर्ड इज हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। जो पीजेंट्स की प्लाइट थी वहाँ पर, वो इधर से उधर, जो प्लाइट मीन्स होता है बैड कंडीशन। प्लाइट का आपने मीनिंग पढ़ा होगा जब हमने पोएम पढ़ी थी, जो सेकंड पोएम है हमारी इसके अंदर, जो अभी हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ी थी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, उसके अंदर ये प्लाइट वर्ड आया था। प्लाइट वर्ड मीन्स होता है बहुत ही बैड कंडीशन। तो यहाँ पर है हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट। पीजेंट की जो प्लाइट कंडीशन थी उसको इस एपिसोड ने कैसे चेंज कर दिया, मतलब क्या ऐसा बदलाव आया जिस वजह से ये जो प्लाइट कंडीशन थी उन पीजेंट्स की वो चेंज हो गई, वो बदल गई, जो उनकी दयनीय दशा थी। आंसर इज द एग्रीमेंट चेंज्ड द स्टेट ऑफ थिंग्स। ये जो एग्रीमेंट था उसने उन बहुत सारी थिंग्स की स्टेट को ही चेंज कर दिया, मीन्स पोजीशन को ही चेंज कर दिया। फॉर द पीजेंट्स, पीजेंट्स के लिए तो कंप्लीटली चेंज कर दिया था सब कुछ। अर्लियर, इससे पहले द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स। जो प्लांटर्स थे, में प्लांटर्स कौन थे? ये जो लैंडलॉर्ड बने हुए थे, जो ब्रिटिश के लोग थे, जो ये कहते थे ये हमारी ही जमीन है, हम इसके मालिक हैं। ये जो प्लांटर्स थे वो क्या करते थे? बिहेव करते थे एज लॉर्ड्स, मतलब भगवान के जैसा बिहेव करते थे, जैसे वो ही मतलब भगवान है, वो ही उनके लॉर्ड है, इस तरह का उनका बिहेव था शेयर क्रॉपर के लिए। अबो द लॉ, और लॉ से ऊंचा उठे हुए थे, मतलब वो ये सोचते थे कि कानून से भी हम ऊपर हैं, ऐसा उनका बिहेव था किसानों के साथ। इसलिए एक तो ये जो उनकी जो थिंकिंग थी वो थिंकिंग बिल्कुल खत्म हो गई थी, और अब लोगों को भी पता लग गया था शेयर क्रॉपर को भी कि वो कुछ भी नहीं है कानून के सामने।
नाउ द पीजेंट्स डिस्कवर्ड, और पीजेंट को अब ये डिस्कवर हो गया था, ये पता लग गया था, ये एहसास हो गया था दैट दे हैड राइट्स, कि उनके भी कुछ अधिकार हैं। पहले उन्हें पता ही नहीं था कि उनके अधिकार है, और उनके अधिकारों के लिए वो लड़ भी सकते हैं, और उनके अधिकारों की कोई सेफ्टी भी कर सकता है, उनके अधिकारों के लिए कोई दूसरा पर्सन भी है जो लड़ सकता है। ये उन्हें नहीं पता था, लेकिन अब उन्हें ये पता लग गया था कि उनके राइट्स भी हैं एंड डिफेंडर्स, और उनके डिफेंडर्स भी हैं, मीन्स उनको बचाने वाले भी हैं। ये उन्हें पता लग गया था। मीन्स यहाँ जो ये वो होती है कि भाई उनकी जो पोलाइट कंडीशन वो कैसे चेंज हो जाती है, वो इस तरह से वो चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट 4 इज व्हाई डिड गांधी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वॉज यूजलेस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वाई डिड गांधी फील दैट, गांधी जी ने ऐसा फील क्यों किया कि ये जो केस है चंपारण के उनको कोर्ट में ले जाना यूजलेस है। ऐसा उन्होंने क्यों फील किया, क्या वजह थी कि उन्होंने ये कहा कि ये केस कोर्ट में ले जाना सही नहीं है। आंसर इज गांधी फेल्ट टेकिंग द चंपारण केस टू कोर्ट, गांधी जी ने फील किया, उन्होंने समझा, उन्होंने महसूस किया कि जो चंपारण के केस हैं उन्हें कोर्ट में ले जाना यूजलेस है, वो यूजलेस है। क्यों? एज, क्योंकि टेकिंग सच केसेज टू द कोर्ट्स डिड लिटिल गुड, इस तरह के केस को कोर्ट में ले जाना मीन्स बहुत ही कम फायदा होगा। सबसे मेन रीजन तो ये था कि कोर्ट में ले जाना, कोर्ट में बैठने वाले कोर्ट के लॉयर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे तो वो इंडियन गवर्नमेंट को या फिर इंडिया के लोगों को तो बिल्कुल भी सपोर्ट करने वाले नहीं थे, इसलिए वहां पर कोर्ट में जाना और ना जाना बराबर की बात थी। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि इन केसेस को कोर्ट में ले जाना मतलब ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। वेयर द पीजेंट्स, जबकि दूसरी तरफ जो पीजेंट्स थे आर सो क्रस्ड, वो बहुत ज़्यादा क्रस्ड थे। क्रस्ट मीन्स उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, एंड फियर स्ट्राइकन, और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे। लॉ कोर्ट्स प्रूव यूजलेस, इसलिए उनके लिए जो लॉ कोर्ट थे वो प्रूवलेस थे, मतलब बिल्कुल यूजलेस थे। और क्यों थे? क्योंकि वो फियर स्ट्राइकन थे कि मीन्स उनके साथ जो प्रॉब्लम थी उसको जाकर वो कोर्ट में डायरेक्ट नहीं कह सकते थे, वो कुछ बातें छुपा लेते थे, नहीं कह सकते थे, उनको डर लगता था। तो ये जो डर था इसलिए वो मतलब अपना पूरा खुद के विटनेस नहीं बन पाते थे, खुद की प्रॉब्लम को पूरा कंप्लीट नहीं बता पाते थे, तो फिर फायदा क्या था वहां जाने का। इसलिए बोला है कि वो फियर स्ट्राइकन थे, वो डरे हुए लोग थे, और वो अपनी सारी बातें वहां पर जाकर जो भी प्रॉब्लम थी उनको जाकर वो नहीं कहते थे। द रियल रिलीफ, उनके लिए पीजेंट के लिए जो रियल रिलीफ था, जो बिल्कुल ही एक रिलीफ देने वाली चीज थी, वो थी फॉर दीज पीजेंट्स, इन पीजेंट्स के लिए वॉज टू बी फियर फ्रॉम फ्री फ्रॉम फियर, मतलब उस फियर से, जो फियर उनके दिलों में, फियर मीन्स डर, जो ब्रिटिश लोगों के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति जो डर उनके दिलों में बैठा हुआ था, उस डर से उन्हें मुक्त कराना ही सबसे बड़ी उनकी सॉल्यूशन थी। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट इज 5th, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के पीजेंट्स की हेल्प कैसे की। आंसर करेंगे एट चंपारण, चंपारण में द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड ऑल टेनेंट्स, यहाँ पर देखो टेनेंट्स मीन्स होता है किराएदार किसी चीज का, यहाँ पर टेनेंट कौन है? इंडिया के लोग, इंडिया के जो किसान थे, जो शेयर क्रॉपर थे, हालांकि जमीन उनकी थी लेकिन अंग्रेजों ने अपने स्टेट्स बना रखे थे, अपनी जमीनें बना रखी थी, वो खुद उनके मालिक बने हुए थे जमीन के, और इंडिया के लोगों को टेनेंट बना दिया था। मीन्स वहां पर बटाई पर जमीन बोले वाले, मीन्स वो वहां पर एक किराए के ऊपर लेके जमीन बो रहे थे एक तरह से, तो वो टेनेंट थे, और वो लैंडलॉर्ड थे ब्रिटिश लोग, जिनकी की जमीन नहीं थी लेकिन वो अपनी जमीन अपनी हथिया के उस जमीन को बैठे थे, जो कि किसान लोग की थी। यह क्या है? एट चंपारण, चंपारण में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे फोर्स करते थे टेनेंट्स को, जो इंडिया के लोग थे, जो शेयर क्रॉपर थे, उनको टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग, मतलब जो भी होल्डिंग है, होल्डिंग मीन्स जितनी जमीन वो बोते हैं उस कंप्लीट जमीन का 15% पे वो क्या बोएंगे? विद इंडिगो, कंप्लीट 15% पे वो इंडिगो बोएंगे, मतलब जितनी जमीन है उनके पास उस जमीन में 15% वो इंडिगो बोएंगे। इस तरह से उनको फोर्स कर रखा था ब्रिटिश लोगों, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने। एंड देन सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट, और फिर वो कंप्लीट हार्वेस्ट को सरेंडर कर देंगे, मतलब जो भी हार्वेस्ट, जो फसल होगी इंडिगो की, उस इंडिगो की कंप्लीट फसल को वो एक रेंट के तौर पे ब्रिटिश लोगों को दे देंगे। बट व्हेन
सिंथेटिक इंडिगो, लेकिन जब ये जो सिंथेटिक इंडिगो थी वो डेवलप्ड, जब डेवलप हुई मीन्स जो आर्टिफिशियल इंडिगो बनने लगी, आर्टिफिशियल नील जब बनने लगी, इंडिगो का मीनिंग होता है नील, जब वो नील बनने लग गई, द लैंडलॉर्ड्स ऑब्टेन्ड फ्रेश एग्रीमेंट्स, तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, वो एग्रीमेंट तो उनका कैंसिल हो गया क्योंकि इंडिगो अब उनको बोनी ही नहीं थी, उनकी फसल को नहीं उगाना था, तो अब क्या किया उन्होंने, एक फ्रेश अरेंजमेंट की, में से एक नया एग्रीमेंट किया फ्रॉम शेयर क्रोपर्स के साथ एक नया एग्रीमेंट किया, और उसमें क्या कहा, टू पे दैम कंपनसेशन, कि वो उन्हें कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन मीन्स वो होता है लगान, कि वो अब उन्हें वो तो फसल बोनी नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे, उन्हें लगान देंगे फॉर रिलीजिंग दैम फ्रॉम 15% अरेंजमेंट, मीन्स जो 15% की अरेंजमेंट पहले से हो रखी है उस 15% अरेंजमेंट से उनको मुक्ति मिल गई थी, मीन्स अब उन्हें वो 15% पे इंडिगो नहीं बोनी, तो उसके बदले में अब वो उन्हें लगान दिया करेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। गांधी जी केम इन एट दिस टाइम, गांधी जी तभी, जब ये इस तरह की प्रॉब्लम वहां पर चल रही थी, तो गांधी जी वहां पर पहुंच गए थे। एंड थ्रू नॉन वायलेंस, और बिना किसी वायलेंस के, नॉन वायलेंस मतलब किसी तरह की लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बिल्कुल शांति से सिविल डिसोबीडियंस हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस होगा में शांतिपूर्वक मूवमेंट करना, कोई भी मतलब अपनी मांगों को मनवा लिया था उन्होंने, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, बिल्कुल भी वायलेंस नहीं किया था उन लोगों ने, तो नॉन वायलेंस के थ्रू सिविल डिसोबीडियंस किया उन लोगों ने। ही फोर्स्ड, और उन्होंने फोर्स कर दिया गांधी जी ने किनको, लैंडलॉर्ड्स को, टू रिफंड 25%, की वो 25% इन किसानों को दे ऑफ द कंपनसेशन मनी, जो कंपनसेशन मनी उनको दी हुई थी, मीन्स कुछ किसान थे जिन्होंने अपनी खुद की मर्जी से उन एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर दिया था और वो कंपनसेशन कंटिन्यू दे रहे थे, लेकिन जब उन्हें ये पता लगा कि सिंथेटिक इंडिगो बनने लग गई है, तो उन्होंने फिर बाद में बोला कि हम भी अब जो कंपनसेशन हमने दी है वो हम नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि किस वजह से उनसे ये कंपनसेशन ली जा रही है। तब वो भी उन लोगों को कंपल किया गांधी जी ने, और वो जो लैंडलॉर्ड से वो 25% कंपनसेशन का वापस देने के लिए रेडी हो गए थे पीजेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हाउ डिड गांधी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र प्रसाद के घर पे गांधी जी से किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया था, या फिर ये इस तरह से भी पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट, आप कैसे सोच सकते हैं कि गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे एक दूसरा पीजेंट समझ लिया गया था, एक दूसरा किसान समझ लिया गया था। आंसर इज, गांधी केम अलोंग विद राजकुमार शुक्ला, गांधी जी जो थे वो राजकुमार शुक्ला के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए थे। हु वॉज अ पीजेंट, राजकुमार शुक्ला क्या थे, पीजेंट थे। टू राजेंद्र प्रसाद जी के घर वो जाते रहते थे। राजेंद्र प्रसाद हाउस मीन्स उसके घर के लिए जो राजकुमार शुक्ला थे वो एक पीजेंट थे, किसान थे। ही वॉज ड्रेस्ड वेरी सिंपली, और जो राजकुमार शुक्ला थे वो भी सिंपल ड्रेस पहन रहे थे, और गांधी जी जो थे वो भी सिंपल सी ही ड्रेस पहन के गए थे उस दिन वहां पे। सो ही वॉज ट्रीटेड लाइक एन अनटचेबल पीजेंट, इसलिए उनके साथ, क्योंकि सिंपल वियरिंग थी उनके सिंपल क्लोथ से, और सिंपल क्लोथ होने की वजह से गांधी जी के साथ जो बिहेव किया गया, जो ट्रीट किया गया, वो एक अनटचेबल किसान की तरह से किया गया। मीन्स उस समय कितना ना बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी, मीन्स लोग एक दूसरे को जो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे उन पर्सन को छूना भी वो पाप समझते थे, ऐसा वो मीन्स इस तरह की उनकी थिंकिंग थी कि अगर हम इन्हें टच करेंगे तो हम पोल्यूटेड हो जाएंगे। जैसे गांधी जी वहां जाते हैं तो कहते हैं कुएं से पानी नहीं निकालोगे, क्योंकि कुएं से अगर पानी निकालोगे तो उनके बैकेट से अगर 2-3 बूंदे पानी में उसमें कुएं में गिर गई तो उस वेल का जो पानी है वो पूरा कंप्लीट पोल्यूट हो जाएगा, इसलिए उनके साथ एक अनटचेबल पीजेंट की तरह का बिहेव होता है। बाय try not being allowed to drink water from the well, और उनको बाय नॉट बीइंग अलाउड, उन्हें अलाउ नहीं किया जाता कि वो वेल से पानी निकाल कर पी सके, क्योंकि वो उन्हें अनटचेबल समझते हैं, इसलिए उनको कोई परमिशन नहीं देती, और एक किसान की तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता है राजेंद्र प्रसाद के घर पे। क्वेश्चन 7, वाई वॉज गांधी अपोज्ड टू C.F. एंड्रयूज हेल्पिंग हिम इन चंपारण, जो C.F. एंड्रयू थे
मतलब लास्ट में जब क्या हुआ था, ये जो केस सॉल्यूशन हो गया तो 25% पे एग्री हो गए थे, तब एक एंड्रयू रहते थे वहां पर, जो कि एक इसमें बोला है कि वो एक पैसिफिस्ट पर्सन थे। तो वो क्या है कि जो पैसिफिस्ट पर्सन, ये CF जो थे, वो गांधी जी के पास रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें गांधी जी का जो कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा लगा था, उनका जो एक्शन लेने का तरीका था वो बहुत अच्छा लगा था। मीन्स वो उनके फॉलोवर हो गए थे, उनके मुरीद हो गए थे गांधी जी के, इसलिए वो वहां पर रहना चाहते हैं। और जो गांधी जी के साथ लॉयर थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, और जैसे वहां पे और भी 2-3 पर्सन नॉमिनेट थे, और भी सारे लॉयर थे, वो सभी कहते हैं गांधी जी से कि क्यों ना हम CF एंड्रयू को अपने साथ रख ले, क्योंकि हमें वहां उनका साथ मिल जाएगा अंग्रेजों का, और हमें हेल्प मिल जाएगी अपनी लड़ाई लड़ने में। लेकिन गांधी जी उनको वहां पर रखने के लिए एग्री नहीं थे। एग्री क्यों नहीं थे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई क्यों एग्री नहीं थे गांधी जी। और एक ये 2015 में आया क्वेश्चन, और इसका एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड गांधी जी नॉट एक्सेप्ट CF एंड्रयूज हेल्प। जो CF उनकी हेल्प करना चाहते थे उसे वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट के दौरान वो CF एंड्रयू का हेल्प लेना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते, क्या था ऐसा कि वो उनकी हेल्प नहीं लेना चाह रहे थे? अब आंसर है, गांधी जी वॉज ओपोज्ड टू CF एंड्रयू हेल्पिंग। गांधी जी जो थे वो CF एंड्रयू की हेल्प को अपोज करते हैं, मीन्स उन्हें नहीं चाहिए थी इनकी बिल्कुल भी हेल्प। हिम इन चंपारण की, चंपारण वो किसी तरह से उनकी हेल्प करे, उसको अपोज कर देते हैं। बिकॉज ही वॉन्टेड द इंडियंस टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि इंडिया के लोग सेल्फ डिपेंड बने, मीन्स उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी, वो उनको सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते थे। एंड सेल्फ रिलियंट, सेल्फ रिलियंट मीन्स खुद से अपना सब कुछ करने वाले वो बनाना चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने उनकी हेल्प लेने से मना कर दिया। इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, जो इनजस्टिस था उसके खिलाफ वो किसी भी तरह से CF एंड्रयू की हेल्प लेना नहीं चाहते थे। ही टोल्ड हिम दैट, उन्होंने बताया उनको कि इंडियंस वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट देयर ओन बैटल। मीन्स CF एंड्रयू को गांधी जी ने कहा कि इंडिया अपने दुख, अपने युद्ध, बैटल, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। मिस इंडिया के लोग खुद में इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, ये उन्होंने CF को बता दिया था, एंड्रयू को बता दिया था। एंड हैड द कैपेसिटी, और उन्होंने बताया कि वो अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। एंड हैड द कैपेसिटी टू विन इट, और उस बैटल को जिस बैटल के लिए वो लड़ेंगे उसे जीतने की भी कैपेसिटी उनकी है। देयरफॉर गांधी जी रिफ्यूज्ड हिज हेल्प, इसलिए गांधी जी क्या है, उनकी हेल्प को लेने के लिए रिफ्यूज कर देते हैं कि उन्हें एंड्रयू की हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट इज, अब ये 2 टाइप से क्वेश्चन है कि गांधी जी हैव ग्रेट लव फॉर पुअर, व्हाट डिड ही डू फॉर इंडियन पीजेंट्स ऑफ चंपारण। मतलब गांधी जी जो थे वो पुअर लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वो चंपारण के लोगों के लिए क्या करते हैं। या फिर व्हाट डिड गांधी जी डू अबाउट द सोशल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द चंपारण विलेजेज। ये भी 2015 में और 19 में आया हुआ है कि जो चंपारण विलेज के लोग थे, जो पीजेंट थे उनके, और वहाँ पर और भी जो लोग रहते थे वो क्या थे, सोशल रूप से और कल्चरली वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लोग थे। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए, उनको थोड़ा सा एडवांस करने के लिए गांधी जी ने क्या क्या स्टेप उठाए थे। आंसर इज सीइंग द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस। जैसे उन्होंने देखा, गांधी जी ने जब देखा कि कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस वहां पर चंपारण में बहुत ज्यादा थी, इन द चंपारण में विलेजेस, गांधी जी अपील्ड फॉर टीचर। तब उन्होंने ये देखा कि भाई वहां पर बहुत ज्यादा सोशल बैकवर्डनेस है, कल्चरल बैकवर्डनेस है, तो उन्होंने टीचर्स के लिए अपील किया कि वहां पर अगर टीचर्स आ जाएंगे तो उन्हें वो एजुकेट कर देंगे, उन्हें वो अच्छा सा पढ़ा देंगे, अच्छी सी नॉलेज देंगे, उन्हें उनकी राइट की लड़ाई लड़नी सिखा देंगे। तो इसलिए उनकी नॉलेज अपग्रेड हो जाए, इसलिए उन्होंने टीचर्स के लिए अपील किया।
एंड महादेव देसाई एंड नरहरि पारिकर। और यहाँ पर सबसे पहले जो उनकी गांधी जी की हेल्प करने के लिए आए वो कौन थे? दो पर्सन थे, एक तो महादेव देसाई और एक नरहरि पारिकर। और महादेव देसाई और नरहरि पारिकर की जो वाइफ थी वो भी उनके साथ इंक्लूड होगी। और वो क्या थे? वॉलेंटियरली, वॉलेंटियर मीन्स होता है अपनी सब इच्छा से बिना किसी पेमेंट के हेल्प करने के लिए तैयार हो गए थे, पढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। गांधी जी डिसिपल्स, और ये दोनों क्या थे? गांधी जी के डिसिपल्स थे। डिसिपल्स मीन्स होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा उनका बहुत ज़्यादा मतलब वो फॉलोवर थे, वो उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे गांधी जी को, उनकी एक्टिविटी को बहुत पसंद करते थे, गांधी जी के एक्शंस को बहुत पसंद करते थे, इसलिए वो गांधी जी की इस अपील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वॉलेंटियरली वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। एंड देयर वाइज, और उनकी वाइफ भी वॉलेंटियरली फॉर वर्क, मतलब वर्क के लिए रेडी हो जाते हैं। प्राइमरली स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस। फिर जैसे ही टीचर्स रेडी हो जाते हैं तो वहाँ के जो विलेजेस थे वहाँ पर लगभग 6 प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए जाते हैं। गांधी जी इज वाइफ टोट द आश्रम रूल्स, गांधी जी की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को वो आश्रम के रूल सिखाते हैं कि आश्रम के क्या क्या रूल है, किस तरह से अपने आप को एकदम से साफ सुथरा रखना होता है, किस तरह से अपने घर को बिल्कुल क्लीन रखना होता है, आसपास के एरिया को किस तरह से क्लीन रखना होता है। एक क्लीनिंग का जो लेक्चर है वो इनकी वाइफ उन्हें सिखाती है। ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें उनकी वाइफ उन्हें सिखाती है कि भाई किस तरह से अपने आप को और अपने एरिया को, आसपास के एरिया को स्वच्छ रखा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट इज व्हाट वर द टर्म्स ऑफ द इंडिगो। इंडिगो की टर्म क्या है? कंट्रास्ट बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड द इंडियन पीजेंट्स, मतलब ये जो इंडिगो थी, इस इंडिगो के ऊपर क्या किस तरह का कंट्रास्ट होता है ब्रिटिश लोगों के बीच में और इंडियन लोगों के, दोनों के बीच में क्या कंट्रास्ट चलता है? आंसर इज द अनेबल लैंड इन द चंपारण। जो चंपारण की अनेबल लैंड थी, अनेबल मीन्स होगा जो उपजाऊ भूमि थी, जहां पर मतलब फसल अच्छी होती थी। क्या था इसके अंदर, इनके कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इन दोनों में विरोध क्या था कि जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन थी चंपारण की डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, उसको स्टेट्स में डिवाइड कर लिया गया था और उन स्टेट्स के मालिक कौन बन गए थे? ब्रिटिश के लोग। विच वर ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जो कि इंग्लिशमैन के द्वारा ऑन की जाती थी, जो अनेबल लैंड थी और किसानों की थी, लेकिन उनके स्टेट्स के मालिक कौन बने हुए थे? इंग्लिश लोग। एंड वर्कड बाय इंडियंस टेनेंट, और इंडियन टेनेंट के द्वारा उन पे वर्क किया जाता था। मिस इंडिया के लोग उनके ऊपर किराएदार थे और उनको वहां पे काम करना पड़ता था एक रेंट के ऊपर। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और उस समय की जो सबसे ज्यादा चीफ जो कमर्शियल में जिससे सबसे ज्यादा इनकम होती थी वो क्रॉप कौन सी थी? इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स what were the term of the indigo contrast between the British लोग British landlord and the Indian peasants। द अनेबल लैंड में जो अनेबल लैंड थी, जो उपजाऊ भूमि थी, उस उपजाऊ भूमि को उन्होंने स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था और स्टेट्स में डिवाइड करके इन स्टेट्स के जो मालिक थे वो इंग्लिश लोग बन गए थे और इंडिया के लोग जो थे वो उसके ऊपर किराए की तरह से जमीन बोते थे, मीन्स एक शेयर क्रॉपर की तरह से वहां पर फसल उगाते थे। और इस समय जो सबसे ज्यादा चीफ जो कमर्शियल में जिसकी सबसे ज्यादा इनकम थी वो थी इंडिगोस में, इंडिगो से सबसे ज्यादा इनकम होती थी, सबसे ज्यादा जो पैसे जिस फसल के मिलते थे वो इंडिगो के थे उस वक्त। द लैंडलॉर्ड्स कंपल्ड ऑल टेनेंट्स, और जो ये लैंडलॉर्ड थे वो कंपल्ड करते थे, कंपल्ड मीन्स मजबूर कर दिया था उन्होंने सभी टेनेंट्स को टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, कि वो अपने होल्डिंग्स पे जितनी होल्डिंग्स हैं उनकी, जितनी उनके पास जमीन है उसके ऊपर 15% पे वो इंडिगो की फसल करेंगे। विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो एज अ रेंट, और पूरी जितनी इंडिगो फसल वो बोएंगे, वो जितनी भी हार्वेस्ट होगी उसको पूरी कंप्लीट को वो क्या करेंगे? इन इंग्लिश लोगों को दे देंगे। क्वेश्चन 10 इज व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी इंडिगो। इस स्टोरी जो ये हमारी स्टोरी हमने पढ़ी है इंडिगो, इसका थीम क्या है? थीम तो आपको ना लगभग सभी चैप्टर का पता होना चाहिए कि क्या थीम है। थीम का क्वेश्चन आए या कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको नहीं पता तो वहां पर आप थीम लिख दोगे तो वो काफी सफिशिएंट रहता है।
Answer is in the chapter Indigo, the main theme covered by the author, कि इस चैप्टर का, इंडिगो चैप्टर का जो मेन थीम है जिसको कि कवर किया गया है हमारे ऑथर के द्वारा, इज दैट, वो ये है कि हाउ एन अफेक्टिव लीडरशिप, कि एक जो लीडरशिप अफेक्टिव होती है, मतलब एक ऐसा लीडर जो हर किसी को अफेक्ट कर सकता है, तो वो जो अफेक्टिव लीडरशिप होती है कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम, वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक अफेक्टिव लीडरशिप, एक अफेक्टिव पर्सन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। द चैप्टर टेल्स अस, ये जो चैप्टर है वो हमें बताता है अबाउट द लीडरशिप शोन बाय महात्मा गांधी। इस चैप्टर में जो लीडरशिप दिखाई गई है वो मेनली महात्मा गांधी जी की है, कि उनकी लीडरशिप कैसी थी कि लोग उनके साथ जुड़ गए थे और हर एक व्यक्ति ने उनके साथ बढ़ चढ़ के इस स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था। और ये स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो स्टार्ट हुई थी चंपारण की शेयर क्रॉपिंग से। टू सिक्योर जस्टिस, कि जो जस्टिस होता है, जो न्याय होता है, उसको किस तरह से सिक्योर किया जाए। फॉर द ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड मीन्स होता है जो शासन करने वाले लोग होते हैं। people through convincing argumentation and नेगोशिएशन, मीन्स जो नेगोशिएशन थी उनके अंदर, जो नकारात्मकता थी, जो आर्गुमेंट थी, उन सभी चीज को कवर करते हुए उन्होंने किस तरह से सभी लोगों को उन लोगों के प्रति जस्टिस दिलाया था जो लोग उनके ऊपर शासन कर रहे थे। नाउ वी विल डू ऐसे टाइप क्वेश्चन। देयर आर टू मेन ऐसे टाइप क्वेश्चंस। Question 1 is, why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो चंपारण एपिसोड है वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से ही इंडिया की इंडिपेंडेंस की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। तो ये मेनली टर्निंग पॉइंट क्यों था, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हम इसको क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से ट्विस्ट हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन सबसे मेन तो यही था कि चंपारण एपिसोड उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। वो कैसे? आंसर, द चंपारण इंसिडेंट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। जो चंपारण इंसिडेंट है वो एक टर्निंग पॉइंट है गांधी जी की लाइफ का। चंपारण पीजेंट्स सफर्ड एक्सप्लोटेशन, जो चंपारण पीजेंट थे, चंपारण के जो लोग थे वो क्या थे, सफर कर रहे थे एक्सप्लॉइटेशन, मीन्स उनका शोषण किया जा रहा था। इनजस्टिस, उनके साथ जस्टिस नहीं होता था, उनके साथ अन्याय हो रहा था। एंड एरोसिटीज, एरोसिटीज मीन्स होगा अत्याचार होना, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। मीन्स उन लोगों को मजबूर किया जाता था कि इंडिगो वो बोएं और उन्हें उनका 1% भी नहीं दिया जाता था, कंप्लीट उनके साथ उनसे ले लिया जाता था और अत्याचारपूर्ण लोग वो उनके साथ बिहेव करते थे। एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उन लोगों ने इन्हें मजबूर कर रखा था और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इनजस्टिस उनके साथ हो रहा था और एट्रोसिटी जो बिहेवियर था वो उनके प्रति अपनाया जा रहा था। द लैंडलॉर्ड्स कंपल्ड, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कंपल करते थे, वो मजबूर करते थे। ऑल टेनेंट्स, इन सभी टेनेंट्स को जो फसल उगाते थे वहाँ पर जो शेयर क्रॉपर थे उनको कंपल करते थे to plant 15% of their holdings with indigo, कि उन्हें मजबूर किया गया था, उन्हें कंपल किया गया था कि वो 15% जमीन पे जो उनकी होल्डिंग है, जितनी जमीन वो बोते हैं उसका 15% पे वो इंडिगो ही बोए with indigo and surrender the entire indigo harvest to them as rent, मतलब कंप्लीटली जितनी भी इंडिगो वो उगाएंगे वो कंप्लीट इंडिगो उन्हें एक रेंट की तरह से दे देंगे। When the landlords came to know that, और जब लैंडलॉर्ड्स को ये पता लगा कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनानी शुरू कर दी है, तब ये लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, दे ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम शेयर क्रॉपर, तो शेयर क्रॉपर से एक और एग्रीमेंट करवाते हैं। मीन्स ये तो उनका क्लियर हो गया कि अब उन्हें इंडिगो नहीं उगानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, इन शेयर क्रॉपर के साथ एक और एग्रीमेंट करते हैं टू पे दैम कंपनसेशन टू बी रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। क्या कहते हैं कि उनको 15% जो अरेंजमेंट था, 15% का जो एग्रीमेंट था उससे मुक्ति मिल गई और उसके बदले में अब वो क्या करेंगे कि उनको कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन मीन्स होता है लगान, वो लगान देंगे 15%, ऐसा उनको बोल दिया गया था। इट लेड टू प्रोटेस्ट
एंड टुक द शेप ऑफ अ मास मोमेंट। ये जो एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी ने मास मोमेंट में से एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई उनको इंडिगो नहीं बोनी फिर भी वो लगान दे, ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया था। चंपारण गेव हिम, जो चंपारण के लोग थे वो उन्होंने क्या किया, गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हिज मूवमेंट इन इंडिया। गांधी जी को एक ऐसा इशू मिल गया था, एक मेन मोमेंट मिल गया था कि जो इंडिया में ये जो चंपारण का जो एपिसोड हुआ, चंपारण की जो ये लड़ाई हुई, जो ये मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट इंडिया की लिबर्टी के लिए बहुत मेन भूमिका निभाता है, एक मेन प्रिंसिपल बन गया था, ये बेसिक प्रिंसिपल बन गया था। ही रेजिस्टेड द सिविल अथॉरिटी एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट दैम। मीन्स उन्होंने जो सिविल अथॉरिटी थी उसके खिलाफ रजिस्ट किया और उनके खिलाफ रिवोल्ट किया। बट ही यूज्ड नॉन वायलेंस, लेकिन उन्होंने नॉन वायलेंस यूज किया। गांधी जी जो यहाँ पर गए थे उन्होंने इस मोमेंट का एक भरपूर फायदा उठाया, उन्हें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली कि वो वहां पर इस तरह का मूवमेंट कर सकते हैं, और इस मूवमेंट को उन्होंने नॉन वायलेंस किया, मीन्स सिविल डिसोबीडियंस किया था, मीन्स टू अचीव हिज एम, और इसके द्वारा उन्होंने अपने एम को अचीव किया। बिफोर गोइंग आउट ही प्रोटेस्ट ही वुड फाइंड आउट द रियल फैक्ट्स ऑफ द केस। मीन्स जैसे ही वो वहां पर गए, जाने से पहले क्या किया उन्होंने, प्रोटेस्ट ही वुड फाइंड आउट द रियल फैक्ट्स। मीन्स राजकुमार शुक्ला ने उन्हें जितना बताया था उससे ज़्यादा उन्होंने डीप जाना, मतलब बिल्कुल रियल फैक्ट को जानने के बाद उन्होंने वहां पर एक्शन लिया था। ऑफ द केस ही वॉन्टेड टू टेक ऑन, मतलब जिस केस को वो सोल्व करना चाह रहे थे उस केस के बारे में उन्होंने डिटेल को जाना, सच को जाना, और फिर उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया था। ओवर वैन ही हैड टू वायलेट अ सिविल ऑर्डर, मीन्स उन्होंने क्या किया कि एक सिविल ऑर्डर को वायलेट कर दिया था। जो ऑर्डर उनको मिला था कि भाई वहां से वो चंपारण को छोड़ के चला जाए, उनको क्या किया, उसने डिसोबे कर दिया था। ही एक्टेड एज पर द डिक्टम ऑफ हिज कॉन्साइंस, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्साइंस की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी और उस ऑर्डर को डिसोबे कर दिया था। ही नेवर ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट फॉर हिज पर्सनल गेन्स, और सबसे मेन बात ये थी कि गांधी जी ने कभी अपनी पर्सनल गेन के लिए, मीन्स अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई मूवमेंट नहीं किया था। जब भी उन्हें कोई मूवमेंट किया तो वो एक गैदरिंग को लेके और सभी के लोगों के लिए को लेके उन्होंने एक मूवमेंट किया था जो सबकी भलाई के लिए होता था, कभी पर्सनल गेन के लिए उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं किया। इट वॉज डन टू हेल्प द पुअर, ये जो मूवमेंट था वो किया गया था पुअर, किसानों को हेल्प करने के लिए। टू लिबरेट देमसेल्व्स, कि वो लिबरेट हो जाए, वो स्वतंत्र हो जाए फ्रॉम द कल्चेज, कल्चेज मीन्स होगा पकड़ से या जकड़ से, ऑफ देयर ऑपरेशर्स, मीन्स उनके जो ऑपरेशर्स थे, उनके जो शासक बने बैठे थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके जो उसमें कब्जे में ये किसान थे, उनको उसकी कल्चर से मुक्त कराने के लिए उन्होंने ये एक्शन लिया था। नाउ क्वेश्चन सेकंड, और सेकंड में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सभी पेपर्स में आए हुए हैं, सभी को लिख लिया हम लोगों ने कि किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप आंसर इसका ये लिखेंगे। क्वेश्चन है इसका फर्स्ट, व्हाई इज द चंपारण एपिसोड कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द इंडिगो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। में से जो चंपारण एपिसोड है उसको इंडिया की इंडिपेंडेंस की बिगनिंग समझा जाता है, वो कैसे समझा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, गांधी जी वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, गांधी जी किसी एब्स्ट्रैक्शंस के प्रति लॉयल नहीं थे, मीन्स जो चीज़ उनके सामने ही नहीं थी उसके प्रति वो लॉयल हो, ऐसा नहीं था, जो उनके सामने प्रत्यक्ष होती थी उसके प्रति वो लॉयल हुआ करते थे। जैसे कि इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, लिविंग ह्यूमन बींग्स जो कि उनके सामने थे उसके प्रति उनकी लॉयल्टी, किसी एब्स्ट्रैक्शंस के प्रति उनकी लॉयल्टी नहीं हुआ करती थी। व्हाई डिड गांधी जी कंटिन्यू हिज स्टे इन चंपारण इवन आफ्टर इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और गांधी जी ना वहाँ की जो शेयर क्रॉपिंग थी वो डिसअपीयर हो गई थी, उसके बाद भी वो चंपारण में रहते हैं, ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों रहे थे वो वहाँ पर, वहाँ की जो प्रॉब्लम थी सोशल उनको सोल्व करने के लिए रहे थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में और करके,
What did Gandhi ji do to remove the cultural and social backwardness in the चंपारण विलेज? चंपारण विलेज में जो सोशल बैकवर्डनेस थी, जो कल्चरल बैकवर्डनेस थी, उसको रिमूव करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है एक, गांधी जी हैड ग्रेट लव फॉर द पुअर। गांधी जी ना पुअर के प्रति बहुत ज्यादा प्यार रखते थे अपने दिल में। व्हाट डिड ही डू फॉर द इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण? चंपारण के जो इंडिगो फार्मर्स थे उनके लिए उन्होंने क्या किया? ये सारे ही सेम क्वेश्चन है और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग ईयर में पेपर्स में आए हुए हैं, इसलिए हमने सारे यहाँ पे लिख लिए। आंसर इज गांधी जी वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्ट। गांधी जी जो थे वो एक्सट्रैक्ट के प्रति लॉयल नहीं थे। इट वॉज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। वो जो जिंदा जिंदा जो व्यक्ति उनके सामने होते थे उनके प्रति लॉयल हुआ करते थे, ह्यूमन के प्रति लॉयल हुआ करते थे। ही वॉज वेरी रियलिस्टिक। वो बहुत ही रियलिस्टिक थे, मीन्स हकीकत से जुड़े हुए व्यक्ति थे। एंड ऑलवेज प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड। और हमेशा जो वो प्रीच करते थे, मीन्स जो वो बोलते थे उसको वो प्रैक्टिस करते भी थे। ये नहीं कि बोल दिया कुछ और करे कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी कथनी और करनी दोनों सेम होती थी। जो उन्होंने कथन बोल दिया वो करते थे, मीन्स जो मुंह से बोल दिया उसे वो करते भी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी वॉज अ ट्रू सीकर ऑफ ट्रूथ। सबसे पहली बात तो ये थी कि गांधी जी जो थे वो सच को सीख करते थे, मतलब सच के सीकर थे, सच को ढूंढने वाले थे, सच का पता लगाते थे और फिर उस पर एक्शन लेते थे। इंस्टेंट ऑफ बिलीविंग व्हाट राजेंद्र कुमार शुक्ला, जो राजेंद्र कुमार ने उनको बताया था उसके अलावा भी वो उसकी कंफर्म करते हैं, उसकी रियलिटी को जानते हैं, फिर वो एक्शन लेते हैं। टोल्ड हिम, राजेंद्र कुमार शुक्ला ने उन्हें जो बताया था उसकी बजाय ही गोज टू चंपारण, वो चंपारण जाते हैं एंड कलेक्ट्स ऑल द एविडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो भी उनको एविडेंस मिलते हैं उन सबको वो कलेक्ट करते हैं। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ जो भी एविडेंस थे उनको वो कलेक्ट करते हैं, फिर वो अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं। थ्रू द चंपारण इंसिडेंट गांधी टोट द इंडियंस अ लेसन। जो चंपारण का एपिसोड था, चंपारण का जो इंसिडेंट था उसके थ्रू गांधी जी क्या है, एक पढ़ा देते हैं इंडियंस को एक लेसन इन करेज, कि उनको अपने अंदर करेज रखना चाहिए, ताकत रखनी चाहिए, पावर रखनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। द पुअर पीजेंट सो दैट, और जो पुअर पीजेंट थे, जो पुअर किसान थे, उनको भी ये पता लग गया था दैट दे हैड राइट्स, कि उनके खुद के अधिकार हैं। एंड देयर वर पीपल टू डिफेंड देयर दोज राइट्स, मतलब उनको ये पता लग गया था कि जो किसान हैं उनके खुद के हक भी हैं और उनके हकों को दिलाने वाले, उनके हक का डिफेंस करने वाले लोग भी इस दुनिया में है, मीन्स उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले भी लोग यहाँ पे हैं। ये किसानों को पता लग गया था इस एपिसोड के थ्रू। गांधी had the courage to break the law of the land and start his first civil disobedience. गांधी जी जो थे वो इस के खिलाफ लड़े, उनमें इतना कैरेज था कि उन्होंने जो ये लॉ बना रखा था ब्रिटिश लोगों ने कि वो लैंड के मालिक वही हैं, वो जो चाहेंगे वो ही करेंगे, उस लॉ को, उस कानून को गांधी जी ने तोड़ दिया। और ये जो स्टार्ट किया था उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस किया और सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू उन्होंने इस कानून को तोड़ दिया जो कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने बना रखा था कि वो उनके ज़मीन के मालिक है और यहाँ पर जो वो चाहेंगे वो करेंगे। इसको उन्होंने तोड़ दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन चंपारण, जो चंपारण में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चला था, जो ये स्ट्रगल था, इस स्ट्रगल से उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया था, शेयर क्रॉपिंग को ख़त्म कर दिया था थ्रू दिस एपिसोड। और इसी एपिसोड के द्वारा ही यूनाइटेड द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड लेटर, सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया के लोगों को यूनाइट कर दिया था, उनको आपस में जोड़ दिया था कि वो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ खड़े हो गए थे, यूनिट हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। एंड लेटर मेड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अ नेशनल मूवमेंट, और फिर बाद में क्या किया उन्होंने, नेशनल मूवमेंट में इस सिचुएशन को चेंज कर दिया था कि जैसे वो शेयर क्रॉपिंग के खिलाफ अकेले खड़े हो गए थे और वो लड़े थे और अपनी लड़ाई को जीत गए थे, इसी तरह से उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए भी मूवमेंट शुरू करने के लिए उनमें कैरेज भर दिया था, जोश भर दिया था कि वो अपने इस लड़ाई को भी जीत सकते हैं।
he could have easily turned the Champaran incident into a violent struggle. और उन्होंने इस जो स्ट्रगल, जो ये चंपारण का स्ट्रगल था, इसको बहुत ही जल्दी वॉयलेंट स्ट्रगल में चेंज कर दिया था. बट ही चोज टू हेल्प द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. ये कैसे हो गया था वॉयलेंट स्ट्रगल? क्योंकि वहां पर लोग खड़े हो गए थे इंडिया के जो उनके खिलाफ थे, और वहां पर किसी भी तरह की वॉयलेंस हो सकती थी, लेकिन गांधी जी ने वहां किसी भी तरह की कोई वॉयलेंस नहीं होने दी और बिना वॉयलेंस के वो इस युद्ध को, इस लड़ाई को जीत गए थे. बट ही चोज टू हेल्प द ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू कंट्रोल द क्राउड. जैसे वहां पर क्राउड हो जाती है इकट्ठी, तो गांधी जी उस क्राउड को कंट्रोल करते हैं और ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हेल्प करते हैं एंड प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम गेटिंग वॉयलेंट. और गांधी जी इस तरह का जो वॉयलेशन वहां पर होने वाला था उससे अंग्रेजों को भी बचा देते हैं और इंडियन लोगों को भी बचा देते हैं. मीन्स वो किसी भी तरह की वॉयलेंस नहीं होने देते हैं और शांति से सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू इस युद्ध को, इस लड़ाई को जीता जाता है. अब यहाँ पे एक कोटेड लाइन है जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के लिए बोली है, गांधी जी के लिए कहा है कि गांधी जी कैसे व्यक्ति थे. गांधी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन. गांधी जी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन थे एंड जनरेशंस टू कम विल स्केयर बिलीविंग दैट. और जनरेशंस लग जाती है इस तरह की बिलीव करने में, इस तरह का विश्वास करने में, दैट सच अ वन एज गांधी की, ऐसे व्यक्ति जैसे कि गांधी जी हुए थे, एवर इन फ्लैश एंड ब्लड, कि वो फ्लैश और ब्लड में, मीन्स ओरिजिनली एक बॉडी को मतलब यहाँ यूँ बोलेंगे कि जैसे कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही पोलाइट, बहुत अच्छे व्यक्ति थे गांधी जी, वो अपने उस ब्लड और बॉडी में से, एक तो होता है कि बिना देखे कोई किसी तरह की एक्टिविटी करे, लेकिन ये उस फ्लैश को और बॉडी को लेकर यहाँ पर आए थे. मीन्स एक जनरल पर्सन, जैसे हम बोल देते हैं कि भगवान श्री राम जी यहाँ पर आए इस जमीन पे अपना एक शरीर धारण करके, और जैसे कृष्ण जी आए, इस तरह से यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के लिए बोला है कि इस तरह के जेन्युइन पर्सन भी एक शरीर को धारण कर यहाँ पर आ सकते हैं, इस जमीन पर घूम सकते हैं, इस जमीन पर वॉक कर सकते हैं. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के लिए बोला है. मीन्स उन्होंने उनको, जैसे हमारी मान्यता है कि हम कृष्ण जी को मानते हैं कि वो विष्णु जी हैं और वो उसका कृष्ण का रूप लेके यहाँ पर आए थे, और जो श्री राम जी है वो भी श्री राम का रूप लेके विष्णु जी हैं जो धरती पर आए थे. इस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के लिए बोला है कि वो एक ब्लड और फ्लैश में से एक शरीर धारण करके यहाँ पर इस धरती पर वॉकिंग करने के लिए आए थे. मीन्स यहाँ की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आए थे, ऐसा एल्बर्ट उनके लिए बोलते हैं. दिस इज योर ऐसे टाइप क्वेश्चन. ओके, अब बेटा अब ये हमारा 5th जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया. ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हो गए, स्मॉल भी क्वेश्चन हो गए, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हो गई. अब हम करेंगे पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग. बाय बाय.